हे गाइस, मैं सौरभ शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए नीट टेस्ट 6। ओके, सो हम पूरा बायोलॉजी सेक्शन कवर कर देंगे 90 क्वेश्चंस इन वन गो। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज सिंगल चॉइस है, सारे सिंगल चॉइस ही रहेंगे। आज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स। ऑप्शन नंबर ए इज लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल, नेटिलिटी और मॉर्टेलिटी। सो गाइस द आंसर विल बी number A. Answer will be number A. What would be the answer? Lifespan. It is basically the lifespan. Okay. Now it is the definition of a lifespan because we have to remember that each and every organism can live only for a certain period of time. और वहीं पे ये जो लाइफ साइकिल है वो जो इवेंट्स होते हैं उनको दर्शाता है, वाइल जो नेटिलिटी को बर्थ रेट भी बोलते हैं, मॉर्टेलिटी नोन एज डेथ रेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए, cells are stimulated by the FSH in males। जो FSH है वो कौन से सेल्स को स्टिमुलेट करता है? याद रखिएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स, याद रहना चाहिए। चलिए आइए, नाउ सर्टोली सेल को ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है और कुछ फैक्टर्स यहाँ से निकलते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। वो क्या हेल्प करते हैं? वो भी हेल्प करते हैं आपके जाके स्पर्मियोजेनेसिस। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, आप एक डेफिनेशन जान लीजिए एडिशनल के लिए। The spermatids are transformed into spermatozoa, okay, by this process, okay, this is known as spermiogenesis। तो याद रखिएगा कि जो FSH है उनका रोल है स्पर्मियोजेनेसिस में। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ बिग क्वेश्चन। नाउ इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर निकाल देंगे। आ जाइए, चलिए। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ओके, इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल। The glandular tissue of each breast is divided into dash, NCERT का पूरा लाइन है, containing cluster of cells called alveoli। The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities या फिर lumen of alveoli। The alveoli open into dash, okay, the dash of each lobe join to form a dash, several dash join to form a wider dash, okay, which is connected to the dash through which the milk is sucked out। बेसिकली पूरा ब्रेस्ट का एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है। चलिए अब देखते हैं, याद है हम लोग क्या पढ़ते हैं जी? ओके, हम लोग क्या पढ़ते थे जी? आराम से सोचेंगे, क्या सोचते हैं हम लोग? क्या क्या लाइन था जी? याद आया क्या? 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, याद आया? तो नंबर ए क्या थे जी? नंबर ए क्या थे? डिवाइडेड इनटू 15 से 20 मेमोरी लोब्स विच कंटेन, वो क्या कंटेन करते हैं? एनसीईआरटी का लाइन है, पूरा इजी से आप निकाल पाओगे। that contain cluster of cell called as alveoli। okay, now अब क्या याद रखना? तो ये वाला आपने जैसे देखा 15 to 20, आंसर बिकम ये या फिर ये दो बचा, बी या फिर सी। नाउ अब आपको क्या हिट करना है? नंबर बी वाला ऑप्शन पे क्या लगता है यहाँ पे? आइए लाइन देखते हैं। लाइन क्या लिखा था जी? लाइन लिखा था, क्या लिखा था? द डैश ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म ए डैश। तो ये डैश और ये डैश के बीच क्या हो सकता था जी? हल्का सा लॉजिक लगाएंगे, हल्का सा। क्या लिखा था? द alveoli open into mammary tubules। याद रहेगा, alveoli कहां पे ओपन होता है? mammary tubules पे। and the mammary tubules of each lobe join to form a mammary duct। form a mammary duct, तो याद रहना चाहिए आंसर विल बी नंबर सी। ओके, सो गाइस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इट्स क्वेश्चन नंबर 4। which of the following contraceptive method can't be used practically? तो प्रैक्टिकली कौन सा पॉसिबल नहीं है? आंसर विल बी लैक्टेशनल एमेनोरिया। व्हाई लैक्टेशनल एमेनोरिया? यार ये तो लैक्टेशन के समय होगा, मतलब आफ्टर पार्चुरेशन। तो यार ये बर्थ कंट्रोल जैसे तो पॉसिबल नहीं है, ये आफ्टर कंसीविंग, मतलब ऑब्वियसली जब डिलीवरी हो गया चिल्ड्रन का उसके बाद का ये मेथड है। तो प्रैक्टिकली ऐसे नहीं कि हर महीने 2 महीने बाद बोलेंगे चलो लैक्टेशनल एमेनोरिया करें, ऐसा नहीं है। सो गाइस दिस इज कांट बी प्रैक्टिकली यूज्ड। ओके, चलिए बेसिकली लैक्टेशनल एमेनोरिया का मीनिंग क्या होता है? ए मेनोरिया, मेंस्ट्रुएशन भैया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, याद रखिएगा। लैक्टेशनल एमेनोरिया मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। डन। ड्यूरिंग द लैक्टेशन, याद रखिएगा नियरली 6 मंथ का होता है जब ये मदर ब्रेस्ट फीड करती है चाइल्ड को। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या पूछा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ आर्ट, ओके, fertilization will be in vivo। fertilization will be in vivo। in vivo means बॉडी के अंदर। चलिए आइए देखते हैं। पहला वाला अगर आप हिंट लेना चाहो तो उसमें IVF लिखा है, IVF का फुल फॉर्म ही आ गया, क्या आ गया? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो हल्का सा देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या बचा जी?
आइए जी जल्दी से देखते हैं इसका और क्या हो सकता है। इसमें लिखा है जिफ्ट, जिफ्ट में जाइगोट आता है, तो होगा नहीं क्योंकि जाइगोट आप बाहर बना रहे हो और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो। और इसका क्या लिखा था, ये साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो ये तो आप खुद वो स्पर्म को इंजेक्ट करते हो ना जी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। लास्ट में क्या बचा, एआई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन याद रहेगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके आई गेस याद रहना चाहिए इंसेमिनेशन। ओके सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमेन को क्या करते हैं आप, वजाइना या यूट्रस तक आप डाल सकते हो। जैसे एक होता है जी, याद रखिएगा IUI, दैट इज नोन एज इंट्रा यूट्राइन, क्या बोलते हैं जी, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको वजाइना में डाल सकते हो। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नाउ हेडिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, Mendel conducted artificial pollination या cross pollination experiments using several dash. Okay, he used several true breeding garden pea lines. याद रखिएगा वो true breeding यूज किया गया था, याद आया true breeding. Okay, now अब आप मेरे को बता सकते हो उसने कितने true breeding यूज किए थे यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ एन ऑर्गेनिज्म हैज टू अनलिंक्ड जीन्स, कोई लिंकिंग नहीं है इसमें। ओके नाउ क्या बोल दिया जी, पी कैपिटल पी और कैपिटल क्यू, डन। ओके नाउ जीनोटाइप आपको दे दिया ऑर्गेनिज्म का, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म्ड। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए यू हैव टू यूज द ट्रिक 2 का पावर n, व्हाट इज n, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी लिख लीजिए, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी इजी वे, इधर हेट्रोजाइगस कितना दिख रहा है, ये एक हेट्रोजाइगस आ गया, ये भी एक हेट्रोजाइगस, तो 2 का पावर आप क्या डालोगे जी, 2 का पावर n में 2 का पावर 2, एंड 2 का पावर 2 डालते ही आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो गया जी, 2 बार 4, यस आंसर विल बी दिस। अगर यही क्वेश्चन में कैपिटल P कैपिटल Q स्मॉल q लिखा रहता तो आप क्या करते, 2 का पावर 1 डालते, क्योंकि ये तो होमोजाइगस है तो हेट्रोजाइगोसिटी 1 हो गई, आंसर कुड बिकम क्या हो जाता है जी, आंसर फिर 2 आता, याद रखिएगा। तो गाइस आंसर विल बी हियर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए मस्ट हैव डैश। आइए तो भैया हम लोग पढ़ते हैं जी, अपन क्या पढ़ के आते हैं कि हाँ भाई सब कुछ होना चाहिए, पढ़ा है ना, क्या जी पढ़ा है, तो प्रमोटर भी होता है, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर होता है। ओके चलिए तो गाइस आई गेस आपको ये याद होगा जी। चलिए तो गाइस आंसर विल बी ऑल ऑफ देम, आंसर विल बी ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगल चॉइस। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑप्शन इज यूज्ड इन ट्रांसलेशन। नाउ क्वेश्चन ने आपसे पूछा ट्रांसलेशन में क्या क्या चीज यूज किया जाता है, सबको पता है mRNA, tRNA और rRNA, राइबोसोमल यूज किया जाता है, देन तुम्हारा मैसेंजर और ट्रांसफर RNA यूज किया जाता है, तो आंसर विल बी नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ओके प्राइमेट्स कॉल्ड एज ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, याद आ रहा होगा आई गेस, वर एग्जिस्टिंग अबाउट एनसीईआरटी का लाइन है, एकदम प्यारा सा लिखा हुआ, आंसर विल बी 15 मिलियन ईयर अगो, 15 मिलियन ईयर अगो primates called as Dryopithecus and Ramapithecus were existing. Okay, they had hairy, they were like बोलते हैं उनके पास hairy, उनके पास ज्यादा hairs थे और वो गोरिल्ला के जैसे चलते थे, चिंपैंजी जैसे, याद रखिएगा। Ramapithecus was more man-like while Dryopithecus was more ape-like. Very important line, मतलब कि क्या बोला मैंने बोला Ramapithecus was more man-like, okay, man-like, while Dryopithecus was more ape-like. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े क्या, याद रखिएगा। और एक और लाइन अगर मैं आपको बताना चाहूं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और डिटेल पे ले जाऊंगा। ओके नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है सिंगल चॉइस, चूज द इनकरेक्ट मैच, बेसिकली आपको इनकरेक्ट सर्च करना है। नाउ एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल सबको पता है, डार्विन फिंचेस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स, वाइल हार्डीविनबर्ग के लिए क्या बोला गया है, एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल। ओके स्टेबल होते हैं यार, सबको पता था, अनलेस वो जो फैक्टर्स को क्या बोलते हैं जी, वो जो 5 फैक्टर्स आप लोग पढ़ते थे उनमें से अगर एक को डिस्टर्ब ना किया जाए, डिस्टर्ब ना किया जाए। और ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा है, रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एडेप्टिव रेडिएशन इज लेमुर एंड स्पॉटेड कस्कस, एकदम इजी था ये, कंपेयर किया हुआ है आपको इवोल्यूशन चैप्टर में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बचा, देखो अगर 3 सही है ऊपर के तो ऑब्वियसली नंबर डी गलत होगा। रिजल्ट ऑफ सेम एडेप्टिव रेडिएशन बॉबकैट एंड
फ्लाइंग फैलेंजर, ये गलत लाइन है। ये गलत क्यों है? आपको याद आना चाहिए, एकदम एकदम झट से याद आना चाहिए कि बॉबकैट, ओके बॉबकैट के बारे में बोला गया है। ओके, और क्या लिखा है जी? फ्लाइंग फैलेंजर क्या था? फ्लाइंग फैलेंजर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। और बॉबकैट क्या है जी? इज ए प्लेसेंटल मैमल। ओके, दस दे एग्जिबिट रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एडेप्टिव रेडिएशन। वो डिफरेंट एडेप्टिव रेडिएशन के लिए है। एंड दी, ओके याद रखिएगा, वो डिफरेंट एडेप्टिव रेडिएशन। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बीइंग मैरी मैलोन। जैसे ही मैरी मैलोन बोला, आपको दिमाग में आना चाहिए, क्या चीज आना चाहिए जी? जल्दी से बता दीजिए। टाइफॉइड। मैरी मैलोन बोलते ही टाइफॉइड आना चाहिए दिमाग में। एंड व्हेन यू से टाइफॉइड, टाइफॉइड से रिलेटेड वीडल टेस्ट। ओके, नाउ मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए होता है? आप लोग अगर बता पाओ, मैं बताता हूँ। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। एलाइजा बहुत जगह यूज किया जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। और मॉन्टेक्स टेस्ट याद रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 13, सिंगल चॉइस। क्या पूछा गया है जी आपसे? आ जाइए। डैश इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन। मेन लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा होना चाहिए? आ जाइए जल्दी से देखिए। अपने को अब थोड़ा स्पीड चलेंगे। बोन मैरो पता रहता है, बोन मैरो और बोन मैरो, ए और डी में बोन मैरो मिल रहा है। अब क्या बोला गया है जी? सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल गया? वेयर ऑल द ब्लड सेल डैश लिम्फोसाइट। अब इंक्लूड करोगे एक्सक्लूड करोगे? इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स। याद रखिएगा, लिम्फोसाइट्स भी बनते हैं, कभी भी मिसकंसेप्ट मत रखना। ओके, नाउ उसके बाद क्या बोला गया जी? नंबर 3 क्या लिखा था जी? द डैश इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग इन साइज। ओके, याद आ गया। जैसे साइज में कम होता है, बेसिकली क्या हमारे अंदर जब स्टेरॉइड्स आते हैं, हमारे अंदर जो सेक्स हार्मोन्स आते हैं, हमारी बोलते हैं थाइमस को कम कर देते हैं। याद रखिएगा। सो गाइस आंसर विल बी नंबर ए, थाइमस होता है वहां। क्वेश्चन नंबर 14, ए क्रॉप मस्ट बी टेस्टेड एटलीस्ट डैश। कितने बार भैया? क्या चीज कितने बार टेस्ट करना चाहिए क्रॉप को? आइए जी देखते हैं कितने बार टेस्ट करना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या लिखा है जी? 1, 2, 3 और 4। तो याद रखिएगा, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार ओके आर डन बाय ग्रोइंग द हाइब्रिड इन द रिसर्च फील्ड। ओके, रिसर्च फील्ड में उनको उगाया जाएगा यार। ओके, उनका परफॉर्मेंस एनालाइज किया जाएगा कि यार कितना पानी लेंगे, वो कैसा होगा। याद रखिएगा। ओके, नाउ ये 3 ग्रोइंग सीजन तक आप लोग को देखना पड़ता है। याद रखिएगा इसको कि दिस इज फॉलोड बाय टेस्टिंग in farmers field for 3 growing season at several location representing all the agroclimatic zone। मतलब अलग अलग, जैसे मान लो यार आपको अगर कुछ उगाना है, आप अलग अलग जगह जाके देखिए कि हाँ सुटेबल है नहीं, तो आंसर विल बी 3। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फिशरीज। फिशरीज इंक्लूड रियरिंग, पैकिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस, मोलस्का मतलब शेल फिश भी होता है, क्रस्टेशियंस भी होता है लाइक प्रॉन्स एंड क्रैब्स। याद रखिएगा। तो नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, सिंगल चॉइस है, याद रखने का। ओके, मोएट के बारे में पूछा गया गाइस मोएट के बारे में, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। नाउ इसके बारे में क्या पूछा गया आपको बताना है जी मोएट के बारे में कि इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट है। आइए पढ़ते हैं कि भैया विथ डैश लाइक एक्टिविटी। ओके, आपको कौन से चाहिए हार्मोन्स? बेसिकली आपको बताना है कि गाय को कौन सा हार्मोन दोगे, कैसा एक्टिविटी वाला, एफएसएच लाइक एक्टिविटी वाला। जैसी देखा आपको ए और सी में डाउट आता है, उसके बाद आप क्या करोगे जी? जैसे ही याद आएगा कि कितने एग निकलते हैं, एग कितने निकलते हैं, याद आ रहा है? 6 to 8, 6 to 8। उसके बाद क्या होता है जी? 8 to 32 सेल स्टेज में आप लोग निकालते हैं नॉन सर्जिकली। याद आ रहा है ना कि जब फर्टिलाइज हो गया उसको नॉन सर्जिकली निकाला जाता है। आंसर विल बी नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। नाउ व्हाट क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग, आइए देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Activated sludge, क्या लिखा है? Sediment in the settlement tanks of sewage treatment plant is a rich source of aerobic bacteria. Now, biogas is produced by the activity of aerobic bacteria on the animal waste. चलिए, okay, Methanobacterium is an anaerobic bacterium found in the rumen of the cattle, while biogas, commonly called as gobar gas, is pure methane. So guys, याद रखिएगा ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला गलत है, बट एनटीए ने क्या किया है, इसको करेक्ट किया है, जबकि हम सभी जानते हैं कि दिस इज नॉट प्योर मीथेन। और अगर आप इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि दिस इज नॉट प्योर मीथेन। याद रखिएगा, दिस इज नॉट प्योर मीथेन। एनटीए ने खुद एक्सप्लेन किया गया है, एनटीए ने खुद एक्सप्लेन किया है। ओके, नाउ तो फिर इसमें क्या चीज गलती हो जाती है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जो ऊपर का जो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है कि मेथानोबैक्टीरियम इज एनारोबिक। यस, इट इज एनारोबिक। ओके, बैक्टीरियम फाउंड इन द रूमेन ऑफ द कैटल, ये करेक्ट है जी। और उसके बाद एरोबिक ये गलत हो गया। अब देखिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है, अगर आप आ रहे हो पढ़ने तो याद रखिए कि एक्टिवेटेड स्लज बनता क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में।
अब आपकी बारी बनती है कि एक्टिवेटेड स्लज में था क्या। बेसिकली फ्लॉक्स थे, तो आपको अगर शायद दिमाग में आ रहा होगा तो गाइज यू कैन गेस द आंसर इजीली। तो गाइज याद रखेगा एनटीए ने ये वाला क्वेश्चन पे मार्क किया आंसर नंबर डी। दो वी ऑल नो दैट दिस इज नॉट प्योर मीथेन, एक्सप्लेनेशन में उन्होंने खुद लिख दिया गया बायोगैस इज कंपोज्ड ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रखिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम थोड़ा जल्दी पकड़ेंगे स्पीड। क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या बोला गया है जी? क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या बोला गया, आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे बोला गया है टेक्निक यूज्ड टू, ओके, टेक्निक्स टू अल्टर द जेनेटिक मटेरियल, ओके, डीएनए एंड आरएनए इज नोन एज डैश। इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन आंसर नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया हमारे सामने। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। बेसिकली चोरी कर रहे हैं, तो चोरी को क्या बोलेंगे जी? चोरी को बोलते हैं बायोपायरेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, नाउ एडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म कैन बी डैश। याद रखिएगा लिजार्ड में कैसा मिलता था, याद आ रहा होगा आपने डेजर्ट में जो लिजार्ड थी। फिर उसके बाद हमारे ह्यूमन में कैसा मिलता है, और मॉर्फोलॉजिकल भी आपने देखा, ऑब्वियसली देखा है जी। ओके, याद रखिएगा हाउएवर दे मे रिमेन एपिजेनेटिक नॉट फिक्स जेनेटिकली, याद रखिएगा। ओके, चलिए तो आंसर विल बी नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं हम लोग। डेट्रीवोर क्या लिखा है जी? डेट्रीवोर्स, ठीक है। डेट्रीवोर ब्रेक डाउन द डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, याद रखिएगा आंसर होता है फ्रैगमेंटेशन। ओके, क्या लिखा है जी? अर्थवॉर्म ब्रेक्स डाउन द डेट्राइटस इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फर्दर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, आंसर विल बी नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। इंडिया हैज ओनली डैश परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। सबको पता है इंडिया के पास कितना वर्ल्ड का लैंड एरिया है, आई गेस सबको पता होगा 2.4%। और इस हमारे पास ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी परसेंट की है? 8.1% की है। ओके जी, चलिए, और हमारे पास इंडिया को क्या जानते हैं? वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के पास चलते हैं जी। ओके, नाउ गाइस मेरे को टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मिस्टर मेडिको या फिर @irud+। वहां पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे डेली के, याद रखिएगा। आइए नाउ फाइंड आउट द करेक्ट मैच। अब आपको करेक्ट मैच खोजना है जी, चलिए खोजते हैं करेक्ट मैच। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगर मैं आपको जल्दी से बता दूं कि बार्क ऑफ सिंकोना प्लांट आप पढ़ते तो क्विनिन के बारे में कुछ ऐसा आपने सुना होगा, आई गेस सुना था आपने, क्विनिन का सुना था कि भैया जब ड्रग था तो बार्क ऑफ सिंकोना बोलते थे, कोई लोग, याद आ रहा होगा आई गेस क्विनिन का। यस, अगर आपको वो देख के याद आ रहा होगा तो बी का क्या हो जाता जी? बी का आप देखते 3, बी का 3 देखते, एक जगह आंसर मिल गया, आंसर नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा है? हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। गाइस अगर आपने एनसीआर डाउनलोड नहीं किया, मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट रेफरेंस इकोलॉजी का नीचे लिंक दिया गया, आप जरूर जाके डाउनलोड करिए। ओके, इसका आंसर होता है रमेश चंद्र डग्गर जी। सो गाइस चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे डिस्कस करते हैं। डैश आर यूजफुल, ओके, नाउ डैश आर यूजफुल in providing information for the identification of varieties of species found in an area. Option is manual, catalog, monograph and flora. So guys I would recommend, अगर आपको सीरियसली पढ़ना है मेरे साथ, so guys याद रखिए, आप एक काम करिए, पेज नंबर लिखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे जाइएगा, सीधा सीधी पेज नंबर 14 एंड आंसर खोज के जरूर कमेंट में बताइएगा कि गाइस व्हाट वुड बी द आंसर, बिकॉज एनसीईआरटी ने कुछ मतलब एनटीए ने कुछ डिस्क्रिपेंसी की है। ओके, सो गाइस हम सारी डिस्क्रिपेंसी क्लियर कर देंगे। एनटीए को हमने मेल ऑलरेडी कर दिया है कि यार इसका मतलब यार नहीं, ऑब्वियसली उनको मेल कर दिया गया है। ओके, नाउ चलिए उनके अकॉर्डिंग बताता हूँ, उनके अकॉर्डिंग फ्लोरा है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर? जल्दी से आप बताइएगा कि क्या होना चाहिए, इज इट मैनुअल और फ्लोरा? आइए चलिए, आपके लिए 50-50 का गेम है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आए तो गाइज आप टेलीग्राम पे आ जाइएगा, उधर आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। सो गाइज चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्लास को। Okay, which of the following species does not have the ability to fix atmospheric nitrogen? आंसर क्या होता है जी? देखिए ये ऑप्शन क्या लिखा है, स्पाइरोगैरा। आंख बंद करके स्पाइरोगैरा पे मार देना। चलिए, they doesn't fix the atmospheric nitrogen। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। Now, okay, Selaginella can be regarded as an evolutionary advanced pteridophyte because of dash। क्या होता है जी इसका आंसर? Because of, I guess सबको आंसर मिल रहा होगा, हेट्रोस्पोरी। यस, हेट्रोस्पोरी होता है, याद रखिएगा। इट इज द occurrence of two type of spore। ओके, माइक्रोस्पोर इज ऑब्वियसली स्मॉल एंड लार्जर मैक्रोस्पोर, याद रखिएगा। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। एडल्ट एनिलीड हैव सिमेट्री सिमिलर टू दैट ऑफ डैश। आंसर क्या होता है? कॉर्डाटा होता है, कॉर्डेट्स के जैसे सिमेट्री हमारी, याद रखिएगा, एडल्ट एनिलीड्स की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल गया? मेंबर ऑफ विच फाइलम
लैक ए वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आंसर विल बी एस्केलमाइंथिस। याद रखिएगा एस्केलमाइंथिस भैया, उनके पास द सर्कुलेटरी सिस्टम was seen for the first time in annelid। फर्स्ट टाइम एनेलिड में ही दिखा था, और एनेलिड में कैसा था जी, क्लोज टाइप का रहता है एनेलिड में, याद रखेगा। ओके, while arthropod या फिर hemichordate shows open type of circulatory system, याद रखने का है। ओके, in the phylum Ascomyces the circulatory system, ओके क्या लिखा है जी, the circulatory system and respiratory system are absent। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। ओके नाउ इसमें क्या बोला गया, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। ऑप्शन ए क्या लिखा है जी, ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लिप। ओके आइए जी चेक करते हैं जी क्या लिखा गया है। ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन द सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लिप बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट इन द कंपाउंड लिप। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए याद रखते हो आपको शायद आंसर मिल गया है नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले ही देख के सही हो गया, बाकी एराटा है, निकालिएगा जी क्या एराटा निकल रहा है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू बी प्लांट स्ट्रक्चर इज करेक्ट। प्लांट स्ट्रक्चर के लिए इसमें क्या करेक्ट हो सकता है, आइए। कॉर्क लैक्स स्टोमाटा बट लेंटिसेल कैरी आउट ट्रांसपिरेशन। याद रखिएगा कॉर्क के पास नहीं था जी, और क्या बोला गया, स्टोमाटा तो नहीं था उनके पास, ये याद रखने का है। और लेंटिसल कैरियर ट्रांसपिरेशन, ये तो सही बात था, ये सही बात है। गैसियस एक्सचेंज एंड सम अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है लेंटिसल से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी नंबर क्या था, पैसेज सेल हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू फ्लोएम। इज इट सो, इज इट सो, नो मैन। वो क्या चीज के लिए था जी, याद रखिएगा पैसेज सेल थे एंडोडर्मिस में, जहां पे सबेरिन का डिपॉजिट नहीं था, वाटर के लिए थे। चलिए ओके नाउ सी ट्यूब पोजेस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियाई। आई गेस हिंट मिल रहा होगा आपको, जब एक करेक्ट है तो बाकी क्यों गलत हो गए जी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम। फॉर द एपिथेलियम के लिए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, आज ये पढ़ लेते हैं जी। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू या कार्टिलेज। चलिए जी देख लेते हैं क्या होता है जी। एपिथेलियम के लिए एरियोलर टिश्यू याद है, स्किन वाला याद आ रहा होगा, आई गेस आपको याद आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें मैंने क्या किया, ऑप्शंस को यहाँ लगा दिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, एक पेज पे आपको क्वेश्चन मिल जाए। आज ये देखते हैं, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए। एपिथेलियम ए है is commonly found in the ducts of gland and tubular part of the nephron। okay now उसके बाद और क्या लिखे है, एपिथेलियम बी is found in the bronchiole। जैसे बोल दिया तो आपको याद आ रहा होगा, सिलिएटेड होना चाहिए। डन। उसके बाद क्या बोल दिया, एपिथेलियम सी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो जैसे ही बोल दिया प्रोटेक्शन के लिए आपको कैसा चाहिएगा जी, प्रोटेक्शन देखते तो आपको कंपाउंड याद आता और ऊपर वाला सिंपल क्यूबॉइडल होता। नंबर बी सिलिएटेड, क्योंकि मूव कराना है आपको ना, म्यूकोसा को मूव कराना है, उधर इधर आपको ओवा को मूव कराना है। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू फाउंड इन ग्लाक्सिसोम। ग्लाक्सिसोम आपको किसमें मिलेगा, एकदम इजी लाइन, प्रीवियस ईयर बहुत बार कराया हुआ है। एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर, याद रखिएगा आपसे पूछा जाता है फिर एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर की का आरक्यू कितना होगा, आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स कैटेगरी। जो अपनी कैटेगरी से सही से मैच नहीं हुआ है। चलिए जी जल्दी से बताइए। इंसुलिन क्या लिख दिया, आज देखते हैं जी। इसमें GLUT4 प्रोटीन लिख दिया, प्रोटीनेशियस नेचर। लेसिथिन लिख दिया, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ओके और क्या लिखा है जी, आइए देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज अ लिपिड और इंसुलिन इज कार्बोहाइड्रेट। नो, इंसुलिन इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, इट इज प्रोटीन इन नेचर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। आज ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, सेल डिवीजन से दिया हुआ, बहुत सही क्वेश्चन है। Find out the number of chromosome and the amount of DNA in a spore mother cell. Okay, spore mother cell of bryophytes in G2 stage. If the spore contain 5 chromosome, if the spore contain 5 chromosome and 5 picogram of DNA. बहुत सही क्वेश्चन दे दिया गया है, थोड़ा दिमाग लगाना है। चलिए इसको समझाते हैं। स्पोर जो मदर सेल है ना, वो क्या होगी जी, वो डिप्लॉयड होगी, वो डिप्लॉयड होती है, वो 2n होगी। और तुम्हारा जो स्पोर आता है, स्पोर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। स्पोर क्या होता है जी, हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड होता है, स्पोर इज हैप्लॉइड। डन। अब क्या होता है जी, ओके नाउ स्पोर के पास अगर 5 क्रोमोसोम है, इफ द स्पोर हैज 5 क्रोमोसोम एंड 5 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, तो स्पोर मदर सेल के पास कितने क्रोमोसोम होने चाहिए थे, याद आ रहा है, रिडक्शनल होता है ना, तो अगर तुम्हारे स्पोर के पास 5 है तो मदर के पास कितने होने चाहिए थे, 10 क्रोमोसोम। यस। और क्या होता है जी, डीएनए का कंटेंट देखो कैसा होता है ना, मान लो अगर हमने बोला 10 क्रोमोसोम थे, तो 10 में 5 आ गए। पहले देखो ये स्पोर थी ना, ये 2n थी, 2n से ऐसे मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 के कारण क्या हो गया, ये n और n पे बढ़ गया। ओके लेकिन इसके जो है ना एक क्रोमोसोम का ऐसे क्रोमाटिड ऐसा था,
ओके नाउ मतलब 2 डीएनए का कंटेंट यहाँ था, अगर यहाँ पे डीएनए का कंटेंट अज्यूम करते 4n था तो यहाँ 2n हो गया डीएनए का कंटेंट। फिर जब ये डिवाइड करेगा एक एक क्रोमाटिड बढ़ जाएगा, फिर n और n डीएनए का कंटेंट आ जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा डीएनए का कंटेंट, है ना जी। दिमाग पे लग रहा है क्या ये चीज? लग रहा होगा आई गेस। तो इधर 5 पिकोग्राम ऑफ डीएनए है, तो स्पोर मदर सेल के पास कितना होना चाहिए? इंटू 4, तो कितना होता है 5 4 जा 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। यस, आंसर विल बी नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। नाउ रूट प्रेशर इज मैक्सिमम, एकदम इजी लाइन, वेरी इजी लाइन। बेसिकली ये क्या चीज के लिए होता है? रूट प्रेशर कब मैक्सिमम होगा जी? यहाँ से गटेशन वाली कहानी याद आ रही है क्या? याद आनी चाहिए। ट्रांसपिरेशन जब लो होता है और एब्जॉर्प्शन इज वेरी हाई। चलिए एब्जॉर्प्शन इज हाई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या लिखा है जी? जल्दी जल्दी देखते हैं इनकरेक्ट को निकालने का तरीका। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर लिख दिया MnCl, ओके। कैटायन एनायन एक्सचेंज K और Cl माइनस, ओके। रेडॉक्स के लिए Fe और Cu, एनसीईआरटी का लाइन, ओके। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट B और Cu लिख दिया, ये गलत है, ओके। बोरॉन रेगुलेट द ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट, thus regulate the pressure gradient in the sieve tube of the phloem, ओके। याद रखिएगा आंसर क्या होता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज रेगुलेटेड बाय बोरॉन एंड पोटेशियम, बोरॉन और इधर K होता, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द लाइट रिएक्शन द assimilatory powers are produced are dashed, in the light reaction the assimilatory powers produced are dashed। बेसिकली assimilation के समय क्या चीज यूज होगा? ATP और NADPH2 ना, ओके जी। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 करे तो, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 क्या लिखा है जी? CO2 acceptor and the carboxylating enzyme in the mesophyll cell of C4 plant are respectively dash and dash। तो CO2 acceptor और carboxylating enzyme in the mesophyll cell क्या होना चाहिए जी? पेप होगा, पेप और पेपकेज, याद रखिएगा पेप, ओके। फॉस्फेनॉल पायरुवेट, अरे भूलने का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 41। इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम रिलीजिंग डैश मॉलिक्यूल ऑफ CO2। चलिए क्या बोल दिया गया है जी? एरोबिक रेस्पिरेशन में, ओके, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम रिलीजिंग डैश मॉलिक्यूल ऑफ CO2। आंसर क्या होता जी? क्या होता? 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, याद रखिएगा 3 मॉलिक्यूल, याद रखिएगा, ओके। दिमाग में बिठा के रखना, एकदम भूलने का नहीं है। आंसर होगा, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। ओके, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज given below are formed by de-differentiation, ओके। वेरी लवली क्वेश्चन, डी डिफरेंशिएशन पूछा है जी। आइए इसको खोजते हैं, क्या क्या हो सकता थी जी? पहले देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है? पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था अगर कोई, ठीक है, मेरिस्टेम था, वो क्या होता है? वो क्या करता है जी? वो डिफरेंशिएट करता है, वो डिफरेंशिएट करता है, तो क्या बनता है जी? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, डन। उसके बाद क्या होता है? डिफरेंशिएशन हो गया ये। उसके बाद जब ये है, इसको वापस मेरिस्टेम बनना है, तो ये क्या करेगा? डी डिफरेंशिएशन करेगा। ये क्या करेगा? डी डिफरेंशिएशन, ओके। डी डिफरेंशिएशन करके क्या बनाएगा ये बनाएगा, जल्दी से बताइए। ऊपर वाला अगर मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम था, तो नीचे कैसा बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएगा ना, सेकेंडरी मेरिस्टेम ना। अब आपको खोजना इजी हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से होंगे। आइए एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, इधर क्या क्या लिखा है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम लिखा है, इंटरफेसिकुलर लिखा है, कॉर्क कैम्बियम लिखा है, और प्रो कैम्बियम और फेलोडम। अगर मैं आपको वेरी इजी तरीके से बताऊं ना, तो आपको झट से आंसर निकाल दूंगा। मैं तो निकाल दूंगा, अब आपकी बारी है, निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? ठीक है, निकाल दे क्या? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, एकदम आग बंद करके, इंटर और कॉर्क कैम्बियम। अगर अब में से कोई भी बोलेगा कि इंट्रा नहीं होता क्या? इंट्रा इज प्राइमरी इन ओरिजिन, याद रखेगा, वो पहले से रहता है प्लांट में, ओके। एनसीईआरटी का डेटा है, एकदम याद रखने का, ओके। चलिए आगे बढ़ते। तो आप में से कोई पूछेगा सर जी प्रो कैम्बियम क्या है? ये तो भैया बहुत पहले का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, याद रखिएगा, प्रो कैम्बियम, ओके। और फेलोडर्म क्या आ गया जी? फेलोडर्म, फेलोडर्म क्या हो सकता था? थोड़ा सा दिमाग लगाने का, क्या हो सकता था जी? फेलोडर्म, हल्का सा सोचने का, क्या हो सकता था फेलोडर्म? देखो अपन क्या पढ़ते हैं? फेलम, ठीक है, फेलम पढ़ते हैं, फेलोजेन पढ़ते हैं, फिर फेलोडर्म पढ़ते हैं। फेलोडर्म को बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बोलते हैं ना सेकेंडरी कॉर्टेक्स, आई गेस याद आ रहा हो, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। जैसे इसको अगर अपन सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोल रहे हैं सर, तो फिर ये कैसा चल जाता? ये तो डी डिफरेंशिएटेड नहीं होता, ये रीडिफरेंशिएटेड होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ओके, क्या क्वेश्चन दिया गया है जी? चलिए जल्दी से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओके, नॉट करेक्टली मतलब भैया ऑब्वियसली इनकरेक्ट है ना। ऑप्शन क्या लिखा है? मस्कुलरिस म्यूकोसा, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम। गलत है यार,
मस्क्यूलरिस म्यूकोसा एकदम गलत है जी, एकदम गलत लाइन लिख दिया। ठीक है, और बाकी सारे सही है, याद रखना, ये तो गलत लाइन लिख दिया। अरे पता है ना, आउटर मोस्ट कौन सा था, सिरोसा था। चलिए या ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गए अपन, आधा टेस्ट पे तो आ चुके हैं। नाउ अब क्या बोला गया है जी, सिंगल चॉइस। आइए खोजते हैं। स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला, okay, medulla region of the brain called as dash is primarily responsible for this regulation. Done. क्या लिखा है, okay, now another center present in the pons region of the brain called as dash can moderate the function of dash a, मतलब a का function को moderate करेगा। neural signal from this center can dash the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. pure NCERT, दिस इज प्योर एनसीईआरटी। अगर मैं बोलूँ ना आपको प्योर एनसीईआरटी का लाइन छापा, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल कि जो मेरा एनसीआर किसी ने नहीं देखा, एनसीईआरटी कंप्लीट रेफरेंस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लीज रिक्वेस्ट है जाके देखिए। आइए आंसर क्या होगा जी, देखिए ब्रेन पे कौन सा स्पेशल रीजन है तो उसको क्या बोलते हैं जी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। डन। उसके बाद क्या बोला जाता है जी, पॉन्स पे पी फॉर पी, पॉन्स पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये देख के देखो, ये ए और बी तो सही हो गया। अब बारी आता है सर जी सी डी क्या होगा, सही होगा या नहीं होगा, आ जाओ देखते हैं। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, क्या लिखा है जी, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन डैश द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर। याद रखिएगा एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है रिड्यूस। ओके, अब जैसे देख दिया रिड्यूस तो आपका आंसर शायद निकल गया, आंसर निकल गया नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ओके, हाफ ऑफ द क्विज पे आ चुके अपन। नाउ सीरम इज हैविंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश। सीरम के पास क्या नहीं होता, क्या पढ़ा है जी, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ते हैं ना अपन, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। चलिए क्लॉटिंग फैक्टर का अगर आपको आपने ट्रिक नहीं देखा तो ट्रिक देख लीजिएगा लर्न करने का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ट्रिक्स टू लर्न क्लॉटिंग फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। नाउ मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। आइए देखते हैं, पीसीटी बोल दिया, बाउमैन कैप्सूल, लूप ऑफ एनएल और डीसीटी। आंख बंद करके आंसर मारोगे अगर आपको थोड़ा सा याद है, ठीक है, हल्का सा याद है तो, हल्का सा। चलो काउंटर करंट को क्या कौन कर सकता था, काउंटर करंट कहां से हो सकता था, थोड़ा दिमाग लगाने का, थोड़ा दिमाग लगाने का, सी का वन, काउंटर करंट मिल गया, ठीक है, सी का वन होता जी। ओके, तो सी का वन देखते ही आप लोग दो जगह मिल गया। अब क्या बचा जी, ए का टू, आपको यहाँ से हिंट मिल गया कि ए का टू तो सेम है। अब बचा क्या, बी नंबर बचा और डी नंबर बचा, यही गेम है, बी और डी पे गेम है। वेरी इजी लाइन यार। बाउमैन कैप्सूल क्या काम कर सकता है, आप मेरे को खुद बता दो, बाउमैन कैप्सूल से होता क्या, याद आया, याद आ गया होगा जी, याद आ गया होगा, आई गेस याद आ गया होगा। तो बी का क्या बन जाता जी, बी का 3 बन जाता, बी का क्या बन जाता जी, 3 बन जाता, तो बी का 3 बन जाता। जैसे ही देखा जी बी का 3, बी का 3 देखते देखो यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ 3 दे दिया। ओके, यहाँ पे आप बी से कंफ्यूज हो सकते, तो इसीलिए मैंने तीनों को रेफरेंस लिया, आंसर निकल गया कि बाउमैन कैप्सूल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जी, आ जाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। ओके, in the skeletal muscle, the muscle bundles of the fascicles are held together by dash। ऑप्शन क्या दिया जी, मसल बंडल या fascicles are held together by fascia, fascia बोलते हैं या फेशिया बोलते हो, ठीक है। अगर आप में से कोई बच्चा एमबीबीएस करेगा बंगाल में या फिर और कोई अगर कॉलेज में, उधर वो लोग बोलते हैं फाशा बोलते हैं, ठीक है, फाशा। या फिर अगर आप लोग कोई जैसे दिल्ली साइड पे पढ़ोगे तो वो लोग फेशिया बोलते हैं, अलग अलग जगह इसको ऐसे बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन का गेम है। याद रखिएगा एनसीईआरटी की लाइन है फेशिया मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर मेनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। नाउ यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है नर्वस सिस्टम से। एसोसिएशन एरियाज व्हिच आर मेनली मोटर इन फंक्शन आर रिस्पांसिबल फॉर फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन और मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ओके, और मिड ब्रेन and hind brain form the brain stem. The ciliary body itself continues forward to form a pigmented opaque structure called as iris. The membranous labyrinth is filled with a fluid called as endolymph. आइए अब मेरे को बताइए इसमें से क्या क्या करेक्ट है, इसमें से क्या क्या करेक्ट है। आइए चलिए, वेरी इजी लाइन है जी, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है जी। पहला वाला का क्या था जी, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द लेयर ऑफ सेल दैट कवर। ओके, तो जी अब मेरे को बताइए इसमें क्या क्या करेक्ट आपको निकल सकता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको इजीली आंसर निकल जाएगा। इसमें आपको कोई बंदे को डाउट नहीं लगेगा कि क्या करेक्ट है। अगर आपको एलिमिनेट करना आता है ना तो आप एलिमिनेट कर दोगे कि हाँ भैया दिस विल गेट एलिमिनेटेड, ठीक है। अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो तो, अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो, हल्का सा एलिमिनेशन लगेगा। चलिए देखते हैं कि आपके पास एलिमिनेशन की पावर है या नहीं है। इफ यू डोंट हैव दैट एलिमिनेशन पावर, just come to our telegram
इसका आंसर अपन वहां पे आपको बता देंगे कि विच 3 ऑफ देम और द 4 ऑफ देम आर करेक्ट। ओके, नाउ वेरी इजी लाइन। अगर आप हल्का सा फोकस करोगे, हल्का सा बोल रहा हूँ, हल्का सा, कि सर जी क्या हो सकता है, एसोसिएशन एरिया, फिर जो द ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ, क्या चीज मिलके बनता है जी। ओके, हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर निकल जाएगा। ओके, कि भैया ये सही था या नहीं था, कि सिलियरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यू होके आइरिस बना रहे हैं। ओके, तो ये वाला हल्का सा, लाइक बोलता हूँ ना आपको, अगर प्रेशर बोलते हैं दिमाग लगाना है ना, जरूर दिमाग लगाइए, आंसर जरूर निकलेगा। और नहीं निकले तो सौरभ शर्मा है, आपको डेफिनेटली हेल्प कर देगा। चलिए 3 या 4 का बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49, बेंथम एंड हुकर। जैसे ही बोल दिया जी बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर बोलती तो आपका आंसर आ गया होगा, आई गेस आ गया होगा आंसर। चलिए जी जरा सा देख लेते हैं बेंथम एंड हुकर पे। ठीक है, उन्होंने कैसा क्लासिफिकेशन, नेचुरल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट विल बी द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन। एडिशनल वॉल्यूम बोला, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर। एडिशनल वॉल्यूम कितना हो सकता है, ये 1100 ml। इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। ईआरवी, ईआरवी बोलते हैं, ईआरवी। याद रखिए, जो गाइस क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। आई वांट टू सी कि आप लोग में कितनी नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी एंजाइटी इन नेचर। एंटी एंजाइटी इन नेचर आंसर क्या हो जाता है, बोथ ए एंड बी, बार्बिट्यूरेट और बेंजोडाइजेपिन दोनों को यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके 52 नंबर, माइकोप्लाज्मा डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोकार्योट। वेरी इजी लाइन ये, इसके लिए तो वेरी इजी। दे हैव, क्या जी, उनके पास सेल वॉल नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, तो आंसर यही है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट के बारे में पूछा गया आपसे। नाउ दे आर नॉट रिप्लेसेबल बाय अदर एलिमेंट, एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, क्या क्वेश्चन दे दिया जी आपको, एक क्वेश्चन आई गेस मिस हो गया क्या, नहीं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस बाय ईस्ट इज डैश। ओके, बेसिकली ईस्ट बोला है ना, ईस्ट में तो लैक्टेट नहीं होता, इथाइल अल्कोहल होता। वेरी इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। ओके, नाउ अब आपको आइडेंटिफाई करना है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। कब हो सकता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, आइए अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। दिस कंडीशन कैन बी अवॉइडेड। आप बताओ, इसमें इनकरेक्ट पूछा है ना आपसे, ध्यान से देखिए। पहले एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होता कैसे, मेरे को बताओ तो। मदर कैसी होती है जी, ठीक है, आरएच नेगेटिव होती है। फीटस कैसा होता है, आरएच पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों तो सही है। और फीटस में सफर फ्रॉम सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस, यस हो सकता है। ओके, ये भी सही था, बट गलत इसमें ये स्टेटमेंट था। क्यों गलत था, क्योंकि सर जी देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, दिस कंडीशन कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्टरिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज, ओके, टू द फीटस इमीडिएटली। टू द फीटस को नहीं देंगे आप, ये वाला लाइन समझिए आप, फीटस को नहीं देंगे यार, फीटस को नहीं देंगे, टू द मदर, टू द मदर देंगे, टू द मदर, नॉट द फीटस, मदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सिंगल चॉइस है। ओके जी, एंटी का S6 देखिए, जो एराटास हो रहे हैं, हमने खुद ने एंटी को मेल कर दिए हैं। लाइक हो सकते हैं कि डबल डिस्क्रिपेंसी निकल जाए, कि बेस्ट आंसर निकल जाए, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, दैट्स व्हाई। तो अगर कोई एराटा निकलता है तो हम लोग आपको नीट से पहले ही क्लियर कर देंगे, अगर कोई भी एराटा हो वीडियोस में हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे अपन ने क्या पढ़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन मूव फर्स्ट ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, सोडियम। वेरी इजी, चलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। ओके, क्या लिखा है जी, वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द जीनस होमो। होमो जीनस का बेसिकली फर्स्ट मेंबर कौन था, होमो हैबिलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल इज प्रिवेंटेड बाय, वेरी इजी लाइन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कैरोटीनॉइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिस्टोन, हिस्टोन होते हैं जी, हिस्टोन के बारे में अगर आपको याद आ रहा है, डीएनए का चार्ज के अपोजिट मार लो यार, वेरी इजी। क्या होते हैं जी, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, इन एनिमल स्पेशलाइज्ड सेल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन वाज फर्स्ट सीन इन डैश। फर्स्ट सीन किसमें मिला था जी, वेरी इजी, प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस एनसीईआरटी का लाइन लिखा है, ठीक है, एक्सक्रीशन के साथ ऑस्मोरेगुलेशन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उन सेल का नाम क्या था जी, फ्लेम सेल। लवली लवली, फ्लेम सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े क्या। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 61, ए फॉल इन जीएफआर। ओके, बेसिकली जीएफआर क्या लिखा है जी, फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या फिर जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज, क्या होता जी। आइए देखिए, जो गेम हम खेलते हैं इस पर एनटीए ने खेला, स्पेलिंग पे गौर करने का, RENIN, ये वाला कहाँ मिलता है, ये तो जीआई ट्रैक्ट ऑफ इन्फेंट होता ना, जीआई ट्रैक्ट ऑफ इन्फेंट, याद है क्या, बेसिकली अगर मैं बता दूं स्टमक ऑफ इन्फेंट, याद रखिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आई। क्वेश्चन नंबर 62, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ, लवली क्वेश्चन, ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, याद रखेगा क्या होता है जी, ये तो ऑटोसोमल रिसेसिव था, पॉइंट म्यूटेशन आप मारोगे, ओके जी, पॉइंट म्यूटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 63, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट पूछा गया जी, इनकरेक्ट के बारे में, वेरी इजी लाइन, ठीक है, इन द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, ये गलत है, यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज एंड ऑलवेज एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 64, लोकेशंस ऑफ द सेरिब्रल एक्विडक्ट, अरे सेरिब्रल एक्विडक्ट याद आ रहा है जी, ओके, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, आई गेस याद आ रहा होगा। चलिए इन द ह्यूमन ब्रेन आर रेस्पेक्टिवली डैश एंड डैश, चलिए जी देखते हैं किसको नॉलेज है, किस बच्चे को, मिड ब्रेन का ही पार्ट है, एनसीईआरटी में मिड ब्रेन में ही लिखा है, एक पैराग्राफ छोटा सा दिया है, याद आया, ओके, पेरी प्लैनेट अमेरिकाना, अरे कॉकरोच बाबू आ गए क्वेश्चन में। चलिए आइए देखते हैं, बेसिकली क्या पूछा, नंबर ऑफ ऊथेका कितने प्रोड्यूस होते हैं जी, याद रखिएगा 9 से 10 उथेका होते हैं, ईच उथेका कंटेन 14 से 16 एग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, ये क्या पूछा गया आपसे, आपसे कोई ड्राइंग दिखाया गया है और बोला व्हाट इज दिस, सो बेसिकली दीज आर इम्प्लांट्स, याद रखिएगा सबक्यूटेनियसली इम्प्लांट किया जाता है, याद रखिएगा, ओके जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 67, जॉलेस फिश इवॉल्व्ड अराउंड डैश, ओके, सो गाइस दोज हु आर फॉलोइंग मी ऑन अनअकैडमी वो जानते हैं कि मैंने वहां पे बहुत सारे सेशन लिए हैं एनसीईआरटी बेस्ड, उसमें करवाया एनसीईआरटी का डेटा 350 मिलियन ईयर अगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला है, इन्हें इफ ए सब सेलुलर फ्रैक्शन फ्रॉम लिवर टिश्यू एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ एसिड लाइपेज, ओके, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेसेस, द ऑर्गेनेल एसोसिएटेड विद इट विल बी डैश, बेसिकली सारे एज है ना, एंजाइम्स, तो एंजाइम्स कहाँ होंगे जी, याद रखिए डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नाउ a close relation between flower and pollinating agent is best exhibited by, अरे very easy, युक्का प्रोनुबा, याद आ रहा होगा युक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 70, थोड़ा सा और बाकी है, केमोलिथोट्रॉप्स आर दोज बैक्टीरिया व्हिच कैन यूटिलाइज डैश, क्या होता है जी, दे यूटिलाइज इनऑर्गेनिक मटेरियल एज द एनर्जी सोर्स, याद रखने का, लिथोट्रॉप बोल दिया, केमो बोल दिया, हो गया, आई गेस हो गया। 71 नंबर, अडल्ट फ्रॉग एंड लैंड स्नेल्स आर रेस्पेक्टिवली डैश, क्या होता है जी, जल्दी से बताइए, अडल्ट फ्रॉग क्या होता है, यूरियोटेलिक, और लैंड स्नेल क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक, याद रखने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 72, ओके, पीपल विद क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हैविंग 47 क्रोमोसोम, बेसिकली क्लिनफेल्टर ये सब किसके कारण हुआ था पता है आपको, क्लिनफेल्टर हो गया तुम्हारा, ये सब चीज होता कैसे है, दीज आर ऑल ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, याद आया, नॉन डिसजंक्शन अलग ही नहीं होते हैं वो, याद रखिएगा नॉन डिसजंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, okay, 73, if radioactive thymidine is used, okay, during the S phase of interphase, okay, which of the following, which part of the chromosome will be radioactive, क्या होगा जी, जल्दी से बताइए, कौन सा पार्ट रेडियोएक्टिव होना चाहिए, चलो बता दें क्या जी, क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट, एक बात बता दें जी, द रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एस फेज में होता है, तो कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन, द यूक्रोमाटिन और हेट्रोक्रोमाटिन दोनों ही रेप्लिकेट होते हैं, तो याद रखिएगा both U and heterochromatin region। चलिए 74 करते हैं, now which of the following does not play any role in the movement of water through the xylem, okay, इसका आंसर क्या होता है जी, does not play any role, आ जी H plus ATPase पंप, याद रखिएगा H plus ATPase पंप का रोल नहीं है जी, पूरे एनर्जी से भेजोगे क्या, प्लांट कंगाली हो जाएगा, बोलेगा यार पैसे ही नहीं है हमारे पास तो इतने। चलिए 75 करते हैं, ऑक्सीजन इंक्रीजेस द डैश ऑफ द सेल वॉल, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आंसर क्या होगा जी, ऑक्सीजन क्या करता है जी, इलोंगेट करता है सेल को, इट कॉजेस सर्टेन चेंजेस, याद रखिएगा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग सर्टेन चेंज करता है वो, ओके, किसके कारण करता है, जिससे कि सेलुलेज एंजाइम क्या करता है, लूजनिंग ऑफ द फाइबर ऑफ द सेल वॉल, और याद रखिएगा लूजनिंग ऑफ द फाइबर इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल, आंसर विल बी नंबर ए, प्लास्टिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्या है जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी, ओके, फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट स्टेप क्या होता है जी, फोटोसिंथेसिस में क्या होना चाहिए जी, जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय क्लोरोफिल ए, याद रखिएगा पहले क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कैसे करता है, एक्साइट होके ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, राइबोजाइम, राइबोजाइम होते क्या, व्हाट आर राइबोजाइम्स, अगर मैं पूछूं आपसे, राइबोजाइम आर बेसिकली न्यूक्लिक एसिड विद एंजाइमेटिक एक्टिविटी, याद रखिएगा, ओके, दीज आर नॉट राइबोजाइम बोल के एंजाइम मार के प्रोटीन मत कर देना, ओके। 78 करते हैं, सॉफिश एंड बेटा, बेटा का तो नाम सुना है जी आपने, आपने बेटा का तो नाम सुना है जी, बेटा का नाम नहीं सुना तो मुश्किल है जी, ठीक है, सॉफिश को प्रिस्टिस बोलते हैं और बेटा को क्या बोलते हैं जी, बेटा को
जल्दी से बताइएगा। बेटा इज नोन एज, बेटा इज नोन एज, अरे जल्दी से, आप लोग तो कमेंट नहीं करते। बेटा इज नोन एज फाइटिंग फिश। अब आपको डाउट आ जाएगा सर जी फ्लाइंग फिश किसको बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए। फ्लाइंग फिश एक्सोकोइटस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, आ जाइए नेक्स्ट करते हैं। चलिए ओके, नाउ व्हाट इज कॉमन बिटवीन कॉकरोच एंड क्रैब, कॉकरोच क्रैब के बीच क्या कॉमन हो सकता है जी। ओके आइए देखते हैं, कॉमन क्या हो सकता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, याद रखिएगा उनका वेंट्रल होता है ना, डॉर्सल नहीं होता, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आ जाइए जल्दी से। आ गए क्या, बस और 10 मोर टू गो यार, बहुत मेहनत लगी। अगर आप लाइक कर दो और शेयर कर दो तो मैं ऐसे सारे सेशन बना दूंगा। which of the following feature P2S can be observed in the eukaryotic chromosome, आइए जरा देखते हैं जी। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, टेलोमियर्स, ओके सेंट्रोमियर, यूक्रोमाटिन, ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ऑब्वियसली पी क्यू आर एस, ऑल ऑफ देम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला, which of the following is not true about the biodiversity, not true about the biodiversity, ओके क्या चीज ट्रू नहीं है जी, ये बताइए। द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब इज नॉट बायोडाइवर्सिटी, ओके दिस इज नॉट ट्रू, ओके याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ओके बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड ऑल द लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट, याद रखिएगा ऑल लिविंग फॉर्म को। ओके चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपन जल्दी से बढ़ते हैं आगे, जल्दी से बढ़ते हैं। 81 हो गया, बस थोड़ा सा और गाइस, अगर आप लाइक कर दो तो यार बहुत सही होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो तो। क्वेश्चन नंबर 82, okay the correct description of the sporophyte of Markensia and gametophyte of fern is dash, basically fern है ना, तो क्या होता है जी, याद रखिए टेरिडोफाइट पे आपको वास्कुलर मिल रहा था, आपको वो इस पे मार्केंसिया ये सब फर्न पे दिख रहा था क्या जी, दिख रहा था क्या जी, जल्दी से बताइए। ब्रायोफाइट लैंड प्लांट था, ओके जी, दे डू नॉट हैव वास्कुलर टिश्यू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 83, जनरली एक्सेप्टेड फीचर ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बोला है, ध्यान से फोकस करने का, एक्सेप्ट। आइए देखते हैं, रैपिड डिफ्यूजन ऑफ इनऑर्गेनिक आयन अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर, ये एक्सेप्ट हो गया ना जी। अरे भैया जब वो क्या हो गया, इनऑर्गेनिक आयन है तो वो लिपिड बाइलेयर के ऐसे रैपिडली कैसे चल जाएंगे जी, ये तो सोचिए आप। ओके चलिए, क्यों, क्योंकि जो पोलर सब्सटेंस होते हैं ओके कांट क्रॉस द मेम्ब्रेन इजीली, याद रखिएगा लिपिड सोल्यूबल इजीली निकल जाते हैं। चलिए 84 नंबर करते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एल्डोस्टेरॉन, वेरी इजी लाइन, एल्डोस्टेरॉन बोल दिया स्टेरॉइड होता। चलिए 4-5 मोर क्वेश्चन टू गो यार, जल्दी से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, आंख बंद करके भी ये खेलोगे ना तो गलत नहीं होगा। A band remain constant during muscle contraction. चलिए 86 करते हैं, rate of transpiration increases with the decrease of dash, with the decrease बोला है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, with the decrease of atmospheric pressure, lovely question, lovely question, याद रखिएगा। क्या होता है जी, with the decrease in atmospheric pressure क्या होगा, वेपर प्रेशर ग्रेडियंट है ना जो ये स्टोमाटा के अक्रॉस वो बढ़ जाता है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन करते हैं, मिनरल डेफिशिएंसी लीस्ट क्या लिखा है, इज लाइकली टू अफेक्ट ओल्डर लीफ मोर देन द यंगर लीफ, ओल्डर को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, यंगर को कम कर रहा है, तो आंसर क्या होता है जी, मिनरल क्या होता है, मोबाइल होता है ना, मोबाइल होगा तो क्या होगा, मान लो ओल्डर प्लांट से मूव करके, ओल्डर पार्ट से मूव करके यंगर पे आ जाएगा, तो यंगर पे डेफिशिएंसी नहीं दिखेगी, ओल्डर पे दिखने लगेगी पहले। ओके 88 करते हैं, प्लास्टिक दैट स्टोर ऑयल एंड फैट आर डैश, ऑयल और फैट जो स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, लायोप्लास्ट बोलते हैं जी। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन से रिलेटेड था, क्रोमोप्लास्ट कलर के लिए था, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च के लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 नंबर, सीएनजी इज बेटर फ्यूल देन पेट्रोल और डीजल बिकॉज सीएनजी डैश all of the above, NCERT का लाइन है, burns efficiently, can't be siphoned off or adulterated, non carcinogen और non corrosive। 90 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होगा, डेली के इतने ज्यादा पोल देते हैं वहां पे आपको कि आप मस्त मजा आ जाएगा, आपको फिजिक्स केम के भी मिलते हैं वहां, उधर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, अपन ट्राई करते हैं कि आपको एक इन्वायरमेंट दे पाए बढ़िया वाला। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन आई गेस। ओके नाउ सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, मिसमैच पेयर आपको खोजना है, सेमी सर्कुलर कैनल इज टू इंटरनल ईयर, ओके डन। उसके बाद क्या बोल दिया, कॉर्पस कैलोसम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, यस, क्रेनियल नर्व्स माइलिनेटेड, बट यहाँ पे क्या कर दिया, रोडोप्सिन, विजुअल वायलेट, ये क्यों गलत किया जी, रोडोप्सिन क्या होता है जी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा, विजुअल पर्पल होता है जी, याद रखिएगा। आयोडोप्सिन इज विजुअल वायलेट, विजुअल वायलेट इज आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन, ओके आयोडोप्सिन, याद रखिए आयोडोप्सिन, बट रोडोप्सिन इज विजुअल पर्पल, विजुअल पर्पल, याद रखने का गाइस, गाइस याद रखने का, भूलने का नहीं। ओके विजुअल पर्पल, सो आई गेस गाइस क्लियर हो गया होगा आपको, थैंक यू सो मच यार। ओके सो गाइस सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, अभी तक तो कर लिया, अगर आपको और पेपर चाहिए ऐसे सॉल्व किए हुए, सो गाइस
प्लीज आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस हियरिंग। ओके।